ये कहानी है सितंबर 1965 की कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ गई थी। इंडियन फौज का मकसद पेशकदमी करके लाहौर पर कब्जा करना था, लेकिन 1950 की दहाई में बनाई गई अच्छूगल नहर इंडियन पेशकदमी में बड़ी रुकावट साबित हो रही थी। इंडियन फौजियों पर नहर के पीछे से 1.55 mm हुइटर्स की तोपों से मुसलसल हमला किया जा रहा था। बिलाखिर इंडियन फौज ने उन तोपों को खामोश करने के लिए इंडियन फिजाया की मदद लेने का फैसला किया। इंडियन फिजाया के जंगी तैयारों ने उन तोपों को बंद करने के लिए कई परवाजें की। कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी फौजियों की एंटी एयरक्राफ्ट गनों और मशीन गनों से फायर किए जाने वाली गोलियों की वजह से उन तैयारों में सुराख हो जाते। इंडियन सरहद में दाखिल होते ही उनके इंजन भड़क उठते और इंडियन पायलटों को पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए नीचे कूदना पड़ता। इंडियन फिजाया के मशहूर पायलट ग्रुप कैप्टन दारा फेरोज चनाई अपनी किताब एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान अवार हीरोज क्रॉनिकल में लिखते हैं कि कई बार इंडियन पायलटों को अपने ही फौजियों के बुरे रवैये का सामना करना पड़ा। कम से कम एक इंडियन आर्मी के सिपाही ने फिजाया के पायलट के पेट में खंजर घोंप दिया और एक पायलट के कंधे में खुद इंडियन फौजी ने गोली मार दी थी। ये सब इस गलत फहमी की वजह से हुआ कि वो पाकिस्तानी पैराट्रूपर्स हैं। इसी तरह के एक वाक्य में पाकिस्तानी तैयारा शिकन तोपों की फायरिंग से इंडियन पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट इकबाल हुसैन के तैयारे का फ्यूल टैंक पंक्चर हो गया। दारा फेरोज चनाई लिखते हैं कि वो मेरे स्क्वाड्रन से ताल्लुक रखते थे। बमबारी के बाद हम इंडियन सरहद की तरफ लौट रहे थे। मैं उनका नंबर 2 था, इसलिए मैं उनके पीछे आ रहा था। जैसे ही वो बेस पर पहुंचने वाले थे कि उनके इंजन से शोले निकलने लगे। वो अपने पैराशूट की मदद से आदमपुर गांव के करीब उतरे। मैंने ऊपर से देखा कि गांव वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। उनके हाथ में तलवारें थी। मैंने ये इत्तला ऊपर से कंट्रोल टावर को भेज दी। फौरी तौर पर फिजाइया के 2 फौजियों को मोटरसाइकिल पर उस गांव भेजा गया, लेकिन जब तक वो पहुंचते इकबाल बुरी तरह जख्मी और बेहोश हो चुके थे। उसी हालत में उन्हें मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया। वो 4 दिन तक ICU में रहे। जब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उनके लिए खून का अतिया दिया। 1 साल बाद उसी इकबाल हुसैन ने आदमपुर से जम्मू के लिए जहाज की उड़ान भरी। खराब मौसम की वजह से तैयारा जम्मू के करीब एक चट्टान से टकरा गया। 90% जलने के बावजूद इकबाल ने 2 साथी मुसाफिरों को जलते हुए जहाज से बाहर निकाला। जब वो जलते हुए तैयारे से तीसरे मुसाफिर को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो तैयारा फट गया और इस धमाके में इकबाल हुसैन की मौत हो गई। 1965 की जंग के आखिरी मरहले में पाकिस्तान की L-155 तोपें इंडियन चौकियों पर शदीद फायरिंग कर रही थी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फिजाया के सुपर जेट तैयारों ने मुसलसल हमले करके इंडियन फौज की पेशकदमी रोक रखी थी। 10 दिसंबर 1965 की सुबह 7 बजे आदमपुर एयरबेस पर ग्राउंड लाइजन ऑफिसर ने इंडियन फाइटर पायलटों को उनके अगले मिशन के बारे में ब्रीफ किया। उन्हें बताया गया कि उन्हें पाकिस्तानी फौज की तोपें तबाह करनी हैं, जिनकी हिफाजत के लिए चारों तरफ एंटी एयरक्राफ्ट गनें रखी गई हैं ताकि इंडियन तैयारे उन पर हमला न कर सकें। स्क्वाड्रन लीडर TPS गुल इस मिशन की क़यादत कर रहे थे। फ्लाइंग ऑफिसर दारा फेरोज चनाई उनके नंबर 2 थे। इस ऑपरेशन के डिप्टी लीडर और नंबर 3 फ्लाइट लेफ्टिनेंट रवि कुमार थे। नंबर 4 की जिम्मेदारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गेगी रत्ना पारखी को सौंपी गई थी। इंडियन तैयारों ने 2 जोड़ों में 4 AC टेक्निकल फॉर्मेशन में परवाज की। उन्होंने नीचे परवाज करते हुए तोपें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। फिर उन्होंने एक ट्रेन को देखा जो हथियारों से भरी हुई थी। उन तैयारों ने उस पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। जब ये तैयारे वापस लौट रहे थे तो उन्हें पाकिस्तानी तोपें नजर आई जिनकी तलाश में वो निकले थे, लेकिन वो उन पर बम नहीं गिरा सकते थे क्योंकि ट्रेन पर हमले में उनके तमाम बम खत्म हो चुके थे। वापस आने के बाद उन्होंने GLO को अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने हुक्म दिया कि जल्दी से खाना खाने के बाद इंडियन पायलट बमों के साथ वापस उस जगह चले जाएं और वहां बमबारी करें। फ्लाइंग ऑफिसर दारा फेरोज चनाई खाने के लिए मेस पहुंचे तो वहां अफसरान की भीड़ लगी थी और खाना पेश करने वालों को सब लोगों को बैक वक्त खाना खिलाने में मुश्किल हो रही थी। दारा फेरोज चनाई ने सुबह के मिशन पर रवाना होने से पहले कुछ नहीं खाया था। उस पूरे मिशन के दौरान उन्होंने बहुत पसीना बहाया था, इसलिए उनके जिस्म में पानी की भी बहुत कमी थी। उन्होंने वेटर को पानी लाने का कहा, लेकिन वो इतना मसरूफ था कि उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो क्रू वाले कमरे में गए हैं जहां फिलिप राजकुमार बैठे थे। उन्होंने चनाई से कहा, तुम थोड़ा पानी पी लो, तुम नहीं जानते कि तुम्हें कब पानी मिलेगा। दारा फेरोज चनाई ने जल्दी से पानी का एक गिलास पिया और कमरे से बाहर निकल आए। जब वो बेस पर पहुंचे तो देखा कि उनके साथी पायलट अपने तैयारों की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने फौरन अपना फ्लाइंग गियर पहना और अपने तैयारी की तरफ बढ़ गए। चारों तैयारे टेक ऑफ करके उसी इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने पाकिस्तानी तोपें देखी थी। वहां पहुंचते ही पाकिस्तान की तैयारा शिकन तोपें गरजने लगी। तीजा गुल ने रेडियो पर कहा, पोलिंग अप टारगेट लेफ्ट 10 o'clock। 2 सेकंड बाद दारा फेरोज चनाई ने ऊपर जाकर रेडियो पर पैगाम दिया,
कि नंबर 2 कॉन्टैक्ट टारगेट 9 o'clock रोलिंग इन। उसी वक्त चेनाई ने अपनी सीट के नीचे एक जोरदार धमाका महसूस किया। दारा फिरोज चेनाई लिखते हैं कि धमाका ऐसा था जैसे किसी खच्चर ने जोर से लात मारी हो। उसी लम्हे मेरा इंजन सीज हो गया और इंजन में फायर की वार्निंग लाइट जलने लगी। मेरे जहाज की रफ्तार तेजी से सिफर पर गिर गई, कॉकपिट धुएं से भर गया और मुझे अपने पीछे आग की तपिश महसूस होने लगी। उन्होंने पैगाम भेजा, आई एम हिट, इंजन फेल्ड आउट। चंद लम्हों में धुआं और गर्मी इस कदर बढ़ गई कि वो ना तो जहाज का इंस्ट्रूमेंट पैनल देख सके और ना ही बाहर की कोई चीज। जब थोड़ा सा धुआं साफ हुआ तो उन्होंने देखा कि इंजन बंद हो चुका है और पीछे से धुआं और शोले दोबारा कॉकपिट में दाखिल होने लगे हैं। दारा फिरोज चेनाई के तैयारे में 2 ज़रब 66 मिलीमीटर के रॉकेट रखे थे और उनका फ्यूल टैंक 3/4 भरा हुआ था। ऐसे में अगर उनका तैयारा 2000 फीट से नीचे गिरता तो उनकी मौत यकीनी थी। एक सेकंड जाया किए बगैर दारा चेनाई ने इजेक्शन बटन दबा दिया। चेनाई लिखते हैं कि जब मैं नीचे आ रहा था तो मुझे राइफल की गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। दरमियान में तैयारा शिकन तोप के गोले भी मेरे पास से गुजर रहे थे। बहुत सी गोलियां मेरा पैराशूट से गुजर गईं। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनेवा कन्वेंशन की शराइत की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि तैयारा मार गिराए जाने के बाद पायलट का पैराशूट ही उसकी बका का वाहिद जरिया होता है। वो लिखते हैं कि खुशकिस्मती से मैं गन्ने के खेत में गिरा। गन्ने की कटाई नहीं हुई थी, इसलिए मुझे छुपने का मौका मिल गया। मैंने नीचे गिरते ही पाकिस्तानी फौजियों की चीखें और गालियां और खुदकार हथियार से चलाई जाने वाली गोलियों की आवाजें सुनी। दारा फिरोज चेनाई ने गन्ने के खेत में हिरन की तरह टेढ़े मेढ़े अंदाज में भागना शुरू किया। खौफ ने उनके कदमों को मजीद तेज कर दिया। उन्हें फौरन एहसास हुआ कि पाकिस्तानी फौजी उनसे मशरिक की तरफ इंडियन सरहद की तरफ भागने की तवक्को करेंगे, लिहाजा उसके बजाय उन्होंने मगरिब की तरफ भागना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की आवाजें और उनका ताकुब करने वाले पाकिस्तानी फौजी रुक गए। दारा फिरोज चेनाई लिखते हैं कि मैं फिर भी खेतों के दरमियान दौड़ता रहा और बड़े खेतों में गन्ने की आड़ में अपने आप को छुपाता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी दौड़ का रुख शुमाल की तरफ फेर दिया और दौड़ते रहने के बाद मैंने गन्ने के एक खेत में आराम किया। मैं थोड़ी देर के लिए जमीन पर लेट गया और अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। दारा फिरोज चेनाई याद करते हैं कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जरा भी हरकत ना करूं। मुझे मालूम था कि अगर मैं पाकिस्तानी फौजियों के हाथों पकड़ा गया तो मेरे साथ कितना बड़ा सलूक किया जाएगा। मैंने दुआ करना शुरू कर दी कि जल्द अंधेरा हो जाए। जैसे ही अंधेरा हुआ मैंने एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और उसमें अपना नक्शा, रिडार की तौसीक करने वाली शीट और दूसरी चीजें दफन कर दी जो दुश्मन के लिए थोड़ी बहुत मददगार हो सकती थी। मैंने अपने चेहरे पर कीचड़ वाला मेरा जी सूट मुकम्मल तौर पर पसीने में भीगा हुआ था। ये गीला था और काला नजर आ रहा था क्योंकि वो मिट्टी से अटा हुआ था। कुछ देर आराम करने के बाद आखिरकार दारा फिरोज चेनाई मशरिक की तरफ बढ़ने लगे। तब तक अंधेरा हो चुका था। दारा फिरोज चेनाई लंबी घास और गन्ने के खेतों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने जानबूझकर आबादी और लोगों से गुरेज किया, क्योंकि अगर कोई शख्स या कुत्ता उन्हें देख लेता तो वो खतरे की घंटी बजा देते। दारा फिरोज चेनाई को एहसास हुआ कि वो सुबह सिर्फ एक कप चाय पीकर चले थे और पिछले 20 घंटों से उन्होंने एक घूंट भी पानी नहीं पिया है। वो बेहद प्यासे थे और थकावट की वजह से उनकी रफ्तार सुस्त हो रही थी। गर्मी, घबराहट और मुसलसल भागने की वजह से वो बुरी तरह पानी की कमी का शिकार हो गए थे। उन्हें अंदाजा था कि अगर वो थकावट की वजह से बेहोश होकर पाकिस्तानियों के हाथ लग गए तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। ऐन मुमकिन है कि देखते ही गोली मार दी जाए। उन्होंने पहले कमर भर गहरे पानी वाली एक नहर अबूर की और फिर तेज बहने वाली अच्छू गिल नहर को तैर कर अबूर किया। दारा फिरोज चेनाई लिखते हैं कि जैसे ही मैं अमृतसर बटाला सड़क पर आया मुझे लगा कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की सरहद अबूर कर ली है। फिर मैंने एक गांव के बाहर एक कुआं देखा। मैं उसकी तरफ भागा। मैंने एक बाल्टी ली, कुएं से पानी निकाला। काफी पानी पीने के बाद बाकी पानी अपने सर पर डाला। प्यास बुझाने के बाद मेरा एतमाद बहाल हुआ और मैं अमृतसर बटाला सड़क पर जनूब की तरफ चलने लगा। वो जानबूझकर मेन रोड से गुरेज कर रहे थे। तब तक सुबह हो चुकी थी। उसी दरमियान उन्हें तमिल जबान में आवाजें सुनाई दी। वो लिखते हैं कि मुझे मालूम था कि हमारे सिपाहियों ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय माया देव और बू फाटक को कैसे बंदूक की संगीन यानी बंदूक के सिरे पर छुरा घोंप दिया था। इसलिए मैंने हिम्मत के साथ जोर से चीखा, वहाँ कौन है? मैंने उनके चेहरे के तासुरात पढ़े। गंदे कीचड़ में अटे कपड़ों में मुझे देखकर वो दंग रह गए, लेकिन उनमें से एक ने फौरन मेरी तरफ राइफल का इशारा करते हुए कहा कि अपने हाथ ऊपर रखो। मैं घुटनों के बल आ गया और अपने हाथ उठा लिए। इंडियन फौजियों ने दारा फिरोज चेनाई से पूछगुछ शुरू कर दी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो इंडियन फिजाइया के पायलट है। दारा फिरोज चेनाई ने उनसे कहा कि वो अपने अफसर को बुलाएं। कुछ ही देर में एक सूबेदार मेजर जीप चलाता हुआ वहां पहुंचा। उसे भी दारा फिरोज चेनाई की बातों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने दारा फिरोज चेनाई को जीप की पिछली सीट पर बैठने को कहा। दारा फिरोज चेनाई लिखते हैं कि जैसे ही मैं जीप पर बैठा एक इंडियन सिपाही जो मुझे कवर कर रहा था वो भी जीप पर चढ़ गया। गलती से उसकी उंगली उसकी राइफल के ट्रिगर पर लग गई। गोली उसकी राइफल से निकलकर मेरे सर से तकरीबन 1 इंच के फासले से निकल गई। उस सिपाही के सर पर सूबेदार मेजर के थप्पड़ की आवाज गोली की आवाज से ज्यादा तेज थी। उन्हें कप्तान के पास ले जाया गया। कप्तान ने उनसे उनका शिनाख्ती कार्ड मांगा। दारा फिरोज चेनाई ने कहा कि जब वो किसी भी मिशन पर जाते हैं तो अपने साथ कोई शिनाख्ती कार्ड नहीं ले जाते। कैप्टन ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट दारा फिरोज
चिनाई के यूनिट और उनके कमांडर के मकाम के बारे में सवालात पूछे। दारा फिरोज चिनाई ने उसे बताया कि ग्रुप कैप्टन जॉक लाइड उनके स्टेशन कमांडर हैं। फिर कैप्टन ने पूछा, क्या आप किसी कहाई को जानते हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी यूनिट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। उनका अगला सवाल था कि क्या वो मोटे और दाढ़ी मूछों के बगैर सिख हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं, वो दुबले पतले दाढ़ी वाले सिख हैं। जिस सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हाय, मैं कैप्टन कहाई हूँ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहाई का कजन। उसके बाद उन्होंने मुझे नाश्ता कराया और कॉफी पेश की। नहाने और फ्रेश होने के बाद कैप्टन कहाई ने उन्हें जीप में बिठाया और एयरफोर्स सेंटर अमृतसर की तरफ रवाना हो गए। दारा फिरोज चिनाई अफसरों की मेस में दाखिल हुए तो उनके साथियों के चेहरे काबिल दीद थे। अगले दिन उनका मेडिकल टेस्ट हुआ और उन्हें दोबारा प्रवास के लिए फिट करार दे दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 23 सितंबर को जंग बंदी हुई थी। उस वक्त चिनाई की इंडिया वापसी की खबर को पोशीदा रखा गया था। जंग के खात्मे के 3 माह बाद 1 जनवरी 1966 को उस वक्त के फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह ने फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनाई को पाकिस्तान से फरार होने और हिफाजत इंडिया आने पर विशिष्ट सेवा मेडिकल से नवाजा। दारा फिरोज चिनाई बाद में इंडियन फिजाइया में ग्रुप कैप्टन के तौर पर रिटायर्ड हुए। फिलहाल वो अपनी बीवी मार्गरेट के साथ बेंगलोर में रह रहे हैं।